नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय यात्रा का सबसे अहम पड़ाव आना अभी बाकी है। हो सकता है कई लोग इससे सहमत न हो, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं बंगाल की, वो बंगाल जहां की विरासत में संघ परिवार बरसों से अपनी विचारधारा की जड़ें तलाश रहा है। वो बंगाल जहां भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन्म लिया। वो बंगाल जहां से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ। वो बंगाल जिसे अपना गढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दशकों से मेहनत कर रहा है। उस बंगाल को जीतना बीजेपी के चुनावी मिशन की वो मंजिल है जिसके बगैर पूरे भारत के भगवाकरण का बीजेपी का सपना अधूरा ही रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में अपनी धाक जमाने में बीजेपी को इतने साल क्यों लग गए? क्या आजादी के 74वें साल में जाकर बीजेपी को वो रास्ता मिल गया है? क्या बीजेपी बंगाल के सामाजिक ताने बाने को अपनी सोच से रंगने में कामयाब हो रही है? ये सब समझने के लिए आज हम बंगाल की राजनीति के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने बीजेपी को बंगाल में जमने में मदद की है। 1873 में बंगाल में एक नाटक खेला गया। कहानी एक महिला और उसके पति की थी। भारत माता की भक्ति में ये दोनों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में कूद पड़ते हैं। नाटक का नाम भी भारत माता ही था। इसी भारत माता से प्रेरित होकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की और इसी आनंद मठ से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ। भारत माता और वंदे मातरम को आगे रखकर देश में तमाम राजनीतिक आंदोलन चले। 1905 में कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में भी वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम को कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। लेकिन आज भारत माता और वंदे मातरम बीजेपी की राजनीति के प्रतीक बन गए हैं। जो नारे कभी अंग्रेजों के खिलाफ लगते थे, वो आज बीजेपी के विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं और बंगाल इन नारों की धूरी पर है। बीजेपी की राष्ट्रवादी राजनीति का बंगाल में उदय उसी दौर में हो चुका था जब देश का बंटवारा हो रहा था। 6 अगस्त 1946 कलकत्ता में मार काट मची थी। खून के प्यासे दंगाई सिटी ऑफ जॉय को सिटी ऑफ सॉरो में बदलने पर आमादा थे। तब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर रखा था। उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर न पुलिस थी न सेना। दंगाइयों को रोकने वाला कोई नहीं था। तब बंगाल में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे जिन्ना के खासम खास हुसैन शहीद सोहरावर्दी। 16 अगस्त 1946 को सोहरावर्दी ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। कलकत्ता की सड़कों पर 72 घंटे तक कत्लेआम हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग हिंदू बहुल कलकत्ता और उसके आसपास के कुछ जिलों को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। सोहरावर्दी की सोच थी कि हिंसा से हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर कलकत्ता में मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा सकती है। उस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हिंदुओं के साथ खड़े हो गए। तब बंगाल की राजनीति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़ा नाम थे। कलकत्ता दंगों के बाद नोआखली तथा टिपरा में भीषण दंगे शुरू हुए। पूर्वी बंगाल से भागकर करीब 10 लाख हिंदुओं ने पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में शरण ली। इस दौर में डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल के हिंदुओं की आवाज जोर शोर से बुलंद की और इस मुद्दे पर लोगों को एकजुट करना शुरू किया। बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम सांप्रदायिकता थी और उसी मुस्लिम सांप्रदायिकता के कारण लगातार हिंदुओं पर हिंसा की घटना हुई, जिसको हम डायरेक्ट एक्शन के नाम से जानते हैं, जिन्ना का।
जिसमें हजारों हिंदुओं की हत्या की गई, दिन दहाड़े हत्या की गई। उस वक्त कांग्रेस की ढुलमुल नीति रहती थी और उस ढुलमुल नीति के कारण हिंदुओं को सबसे अधिक संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन आरएसएस ने कभी भी सांप्रदायिकता को मुद्दा नहीं बनाया। वहाँ के हिंदुओं में आरएसएस के प्रति भावनात्मक एकता तो रही है। डॉक्टर मुखर्जी ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को समझाया कि हिंदू बंगाली पाकिस्तान में नहीं रह सकते। बंगाल के कांग्रेसियों ने भी उनका समर्थन किया। ऐसे में माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को बंगाल के बंटवारे की घोषणा कर दी, जिससे पश्चिमी बंगाल पाकिस्तान में जाने से बच गया। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बंगाल को बचाने में राष्ट्रवाद का जो एक तरफ से क्रेडल था, जन्मभूमि था बंगाल, उस बंगाल का एक पोर्शन बचाने में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कंट्रीब्यूशन था वो आज भी रेलेवेंट है। लोग आज भी जानना चाहते हैं, लोग उसको आज भी याद करना चाहते हैं और हम याद करवा रहे हैं उनको। इसी दौर में पश्चिम बंगाल की जमीन पर हिंदुत्ववादी राजनीति ने अपने लिए जगह बना ली। 1951 में आरएसएस की राजनीतिक शाखा के रूप में भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में जनसंघ ने लोकसभा की 397 सीटों में से 92 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इसमें से जनसंघ को सिर्फ 3 सीटों पर कामयाबी मिली। पश्चिमी बंगाल के दक्षिण कोलकाता सीट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोकसभा पहुंचे तो मेदिनीपुर से दुर्गा चरण मुखर्जी, राजस्थान के चित्तौड़ सीट से उमाशंकर त्रिवेदी भी जनसंघ के टिकट से लोकसभा पहुंचे। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में हुए पहले विधानसभा चुनाव में जनसंघ को सिर्फ 9 सीटों पर कामयाबी मिली। उसमें भी 8 सीटें पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर और झारग्राम में जीती। यानी पहले चुनाव में हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली जनसंघ को पश्चिम बंगाल के सियासी जमीन पर बड़ी उम्मीद दिखी। लेफ्ट पार्टियों के उभार और 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत ने बंगाल में दक्षिण पंथ के विकास को रोक दिया। लेकिन संघ से जुड़े संगठन जमीनी स्तर पर काम करते रहे। 1967 से 1980 का दौर पश्चिम बंगाल के लिए वर्ग संघर्ष, हिंसक नक्सलवादी आंदोलन और हड़ताल का रहा। ऐसे में सूबे के आर्थिक विकास की रफ्तार सुस्त पड़ गई। आजादी के बाद से 1967 तक कांग्रेस का शासन रहा। इसके बाद बांग्ला कांग्रेस की अगुवाई में यूनाइटेड फ्रंट ने सत्ता संभाली, जिसमें मुख्यमंत्री बने अजय कुमार मुखर्जी और उप मुख्यमंत्री ज्योति बसु। पहली बार दुनिया के इतिहास में अपने ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अभियान चलाता है और मुख्यमंत्री को अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अनशन पे बैठना पड़ता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु थे और अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए ज्योति बसु यह कोशिश कर रहे थे कि सीपीएम का आधार बढ़े और वो सरकार में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। उसके कारण अजय मुखर्जी को अनशन पर बैठना पड़ा। बाद में सरकारें गिरी और उस परिस्थिति का लाभ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया, एक डेवलपमेंट का नारा दिया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी बंगाल आजाद मुल्क बांग्लादेश बना। इस दौर में लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी पश्चिम बंगाल आए, जिससे सरहदी इलाकों का सामाजिक समीकरण बदल गया। कांग्रेस फिर बंगाल की सत्ता में आई और कमान मिली इंदिरा गांधी के चहेते सिद्धार्थ शंकर रे को। इमरजेंसी के बाद बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। लेफ्ट फ्रंट ने सत्ता संभाली और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे ज्योति बसु। सूबे में लेफ्ट सरकार ने भूमि सुधार जैसे कई काम किए। 34 वर्षों के लेफ्ट की हुकूमत में सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री रहे, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य। इस दौर में बंगाल की जमीन वोट के लिए सियासी कार्यकर्ताओं के खून से लाल होती रही। बंगाल में चाहे बीजेपी को बरसों तक कुछ खास न मिला हो, लेकिन इस प्रदेश की वैचारिक लड़ाई ने बीजेपी को देश के हर कोने में फायदा पहुंचाया। बीजेपी की दक्षिणपंथी विचारधारा की सबसे बड़ी लड़ाई वामपंथ से रही और बंगाल इस वामपंथ का सबसे बड़ा किला बन गया। ममता जब वामपंथियों से लड़ रही थी, तब उन्हें बीजेपी का साथ मिला
अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें केंद्र में रेल मंत्री बनाया। 2001 में बीजेपी को छोड़कर ममता ने कांग्रेस के साथ बंगाल का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गई। इसके बावजूद 2003 में उनकी एनडीए में वापसी हो गई। तब बीजेपी को ममता में एक सहयोगी दिखता था, जिसमें कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंकने की कुव्वत थी। लेकिन वक्त का चक्र ऐसा घूमा कि ममता ने अकेले ही वाम दलों को बंगाल में तकरीबन खत्म कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ने लगी और बदले माहौल में बीजेपी के लिए ममता वही हो गई जो 20 साल पहले लेफ्ट था। तब आरएसएस के लोग लेफ्ट पर राजनीतिक हत्याओं का आरोप लगाते थे। आज वही आरोप ममता पर लगने लगे हैं। कांग्रेस में बंगाल से बड़ा नाम प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन वो पार्टी के लिए ऐसी जमीन नहीं तैयार कर पाए जो वामपंथी सरकार को चुनौती दे सके। प्रियरंजन दास मुंशी जैसे नेता भी कुछ खास नहीं कर पाए। इसी दौर में कांग्रेस में तेज तर्रार ममता बनर्जी के बंगाल की राजनीति में उदय हुआ। ममता ने लेफ्ट से उन्हीं की भाषा में लोहा लेना शुरू किया। साल 1997 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और अलग पार्टी बना ली, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बंगाल से लेफ्ट को उखाड़ने की ममता की मुहिम में बीजेपी भी शामिल हो गई। ममता के एनडीए में शामिल होते ही उन्हें वाजपेयी सरकार में रेलवे जैसा अहम मंत्रालय मिला। रेड ब्रिगेड के खिलाफ ममता बनर्जी ने एक अभियान चलाया और वो अभियान में वो एक बहुत ही मजबूत नेता के रूप में उभर कर आई। तो सवाल लोकतंत्र बनाम बर्बरता था, लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद था। तो उस सिविल सोसाइटी के मूल चरित्र को वापस लौटाने के लिए जो एक साझा संघर्ष हुआ, उसमें जो व्यक्ति उस संघर्ष में ईमानदारी से लड़ रहा था, हमने साथ दिया। लेकिन तब की ममता और सत्ता में आने के बाद की ममता में जो बुनियादी परिवर्तन हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। बीजेपी धीरे धीरे बंगाल में खड़ी होने की कोशिश में जुटी थी। संघ से जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता सूबे के दूर दराज के हिस्सों में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में जुटे थे। वहीं ममता की राजनीति कभी एनडीए के साथ तो कभी यूपीए के साथ वाली रही। 2006 में ममता ने सिंगूर में टाटा मोटर्स के प्रोजेक्ट का प्रचंड विरोध शुरू किया। मां माटी और मानुष का नारा देते हुए ऐसा तूफान खड़ा किया कि टीएमसी के लिए बंगाल में सियासी जमीन तैयार हो गई। 2011 के चुनाव में दीदी की फायर ब्रांड राजनीति ने बंगाल में लेफ्ट का 34 साल पुराना किला ध्वस्त कर दिया। कोलकाता की सत्ता का मिजाज बदला तो बंगाल की राजनीति में हाशिए पर खड़ी बीजेपी अपने लिए नई संभावना तलाश रही थी। 2006, 7, 8, 9 इन समय तक पहले सिंगूर, उसके बाद नंदीग्राम, उसके साथ थोड़ा बहुत भांगड़ और उसके बाद सबसे ज़्यादा लालगढ़, ये जो 3-4 मूवमेंट हुए थे, ये सब मास मूवमेंट था। इन सब मूवमेंट से वामपंथियों को हटाया ममता बनर्जी, क्योंकि उन्होंने तब इन सब मूवमेंट का ही नेतृत्व दिया था। एक आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 1980 में बीजेपी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 43,418 थी, जो 2007 में बढ़कर 2,62,822 हो गई। इस दौरान सक्रिय सदस्यों की संख्या 532 से बढ़कर 11,563 पर पहुंच गई। बंगाल की सियासी मिजाज को देखते हुए टीएमसी और कांग्रेस साथ आ गए। 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बंगाल अमित शाह के टॉप एजेंडे में आ गया। ममता बनर्जी को बीजेपी ने आक्रामक राष्ट्रवाद, मुखर हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल से चुनौती देनी शुरू कर दी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर रहा 17%। करीब 2 साल बाद यानी 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई। वोट शेयर रहा 10%, लेकिन सूबे की 75% से अधिक सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली और वोट शेयर रहा 40.64%। मतलब 6 साल में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी है।
बदले सियासी समीकरण में उन्हें अब लेफ्ट और कांग्रेस से खतरा नहीं दिख रहा, खतरा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से दिख रहा है। बंगाल में बीजेपी की लड़ाई सिर्फ भारत माता और वंदे मातरम के नारों तक नहीं है, इसमें वो सोशल इंजीनियरिंग भी है जो बाकी राज्यों से अलग है। जहां दूसरे राज्यों में बीजेपी जातिवादी राजनीति से लड़ने के रास्ते खोजती है, वहीं बंगाल में बीजेपी उन तबकों को साध रही है जो वहां की राजनीति के केंद्र में नहीं रहे हैं। जब मंडल आयोग आया था तब बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। वो कहा करते थे कि बंगाल में सिर्फ दो वर्ग है, एक गरीब और एक अमीर। बंगाल में कम्युनिस्टों ने जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ने नहीं दिया। ममता भी लगभग इसी नीति पर काम करती रही हैं। लेकिन आरएसएस ने 2012 के बाद अपना फोकस दलितों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों पर रखा। अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार और दिनाजपुर जैसे उत्तरी जिलों में बीजेपी और आरएसएस ने दलितों और पिछड़ी जातियों पर खूब काम किया। 2016 के चुनाव में पार्टी ने ज्यादातर टिकट दलितों और ओबीसी जातियों के उम्मीदवारों को दिए। तब इन जिलों की हर विधानसभा में पार्टी को 12 से 20% तक वोट मिल गए। ये एक ऐसा प्रयोग था जिसने बंगाल में पार्टी की जड़ें मजबूत कर दी। आज बंगाल की भद्र लोक राजनीति में बीजेपी का जातीय गणित ममता के लिए मुश्किलों का सबब बन रहा है। नवंबर के पहले हफ्ते अमित शाह जब बंगाल दौरे पर गए तो मतुआ समुदाय के बीच पहुंचे। इसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कार्यकर्ता के घर पारंपरिक तरीके से खाना खाया। उससे पहले बांकुड़ा में भी उन्होंने एक आदिवासी के घर भोजन किया। जब भी गृह मंत्री जी जाते हैं वहाँ, प्रधानमंत्री जी जब भी संबोधन करते हैं, एक कनेक्ट स्थापित हो गया है। वो तृणमूल कांग्रेस जितना भी कहे ना कि गुजराती दारा यहाँ नहीं चलेगा पॉलिटिक्स, कोई नहीं मान रहा है ये सब। ये पैरोकियलिज्म के बियॉन्ड चला गया है आज के बंगाल के जो लोग हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि भाई हमें मुक्त करो। बंगाल में वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो सूबे के 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय निर्णायक भूमिका में है। ये समुदाय बांग्लादेश से विस्थापित होकर आया है और कई दशकों से बंगाल में शरणार्थी के तौर पर रहा है। बंगाल में इस समुदाय के करीब 70 लाख लोग हैं जिनके वोट पर बीजेपी की नजर है। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी सूबे के 7% अनुसूचित जातियों और 22% अनुसूचित जनजातियों के वोट बैंक में चुंबक लगाने में लगी है। साथ ही बंगाल की ओराव, टिग्गा, तिरके, टोटो, गोरखा, कामतापुरी, राजवंशी मतुआ समुदाय के लोगों को अपने पाले में मिलाने की पूरी कोशिशों में जुटी है। मतलब उम्मीदवारों को टिकट बांटने के दौरान बीजेपी हर समीकरण का पूरा ध्यान रखेगी। उत्तर बंगाल में गोरखा, राजवंशी, कामतापुरी, आदिवासी, दलित निर्णायक भूमिका में हैं। तो दक्षिण बंगाल में आदिवासी और दलित वोटर्स के हाथ में जीत की चाबी है। सूबे के दलित और आदिवासी बहुल इलाकों में आरएसएस की मजबूत पकड़ है। बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। दार्जिलिंग में 50% से अधिक आबादी गोरखाओं की है और यह समुदाय अलग गोरखालैंड राज्य की मांग कर रहा है। बंगाल में बिहार और यूपी के लोगों की तादाद करीब 8% है, तो हिंदी बोलने वाले वोटर्स करीब 13% हैं। बीजेपी ने तेजी से हिंदी भाषी वोटर्स में अपनी जगह बनाई। बीजेपी की रणनीति तृणमूल विरोधी वोट बैंक को एक छतरी के नीचे लाकर 2021 में बंगाल में कमल खिलाने की है।
बिहार चुनाव के आखिरी 2 दौर में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। इन 2 दौर में चुनाव प्रचार में पार्टी के बड़े नेताओं ने एक बार फिर से CAA और NRC राग अलापा। ये 2 ऐसे हथियार हैं जो बंगाल में बहुसंख्यकों को आकर्षित करते हैं। जहां ममता 28% माइनॉरिटी वोट्स को मजबूत करने में लगी हैं, वहीं बीजेपी अपनी मूल विचारधारा के जरिए बहुसंख्यकों में पैठ बना रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसे ही मुद्दों को उठाकर बीजेपी ने ममता की जड़ें हिलाई थी। बिहार चुनाव के आखिरी चरण में CAA और NRC की गूंज सुनाई दी। सीमांचल में इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। माना जा रहा है कि बंगाल में वोट के समीकरणों को देखते हुए CAA NRC को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना सकती है। बांग्लादेशी शरणार्थियों की बड़ी तादाद की वजह से इस मुद्दे की तगड़ी छाप बंगाल के वोट चरित्र पर दिखनी तय है। मैं कहता हूं NRC किसी भी देश के लिए, भारत के लिए नहीं, दुनिया के सभी देशों के लिए आवश्यक इसलिए है कि जिस प्रकार से घुसपैठ और इलीगल माइग्रेशन और आतंकवाद की घटनाएं घटती हैं, उसमें यदि नागरिकों की एक व्यवस्थित सूची होती है, जिस सूची में उनके सारी जानकारियां होती हैं, जिसमें उनकी प्राइवेसी के अतिरिक्त, उनकी निजता के अतिरिक्त सारी जानकारियां होती हैं, ये सरकार को, समाज को, उन नागरिकों के लिए, तीनों के लिए लाभदायक है। बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति से अगर अल्पसंख्यक वोट का बंगाल में ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। हालांकि ये वहां के कुल वोट बैंक का 28% है। वहीं NRC CAA मुद्दे पर बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा 70% वोट के साथ बीजेपी को मिलेगा। CAA और NRC का विरोध करने की वजह से ममता से सूबे के हिंदुओं का एक वर्ग नाराज है। अब धीरे धीरे बीजेपी की पैठ बढ़ती जा रही है और वो जिस समुदाय पर ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे, जिस समुदाय के आधार पर, वो समुदाय इनसे अलग होना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश से सटे बंगाल के कई जिलों की डेमोग्राफी कुछ हद तक बिहार के सीमांचल जैसी है। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब ओवैसी की पार्टी बंगाल की लड़ाई में उतरने का ऐलान कर चुकी है। बंगाल लड़ेंगे, यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ओवैसी का बंगाल कूच ममता के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकता है। वहीं बंगाल में बीजेपी की जय श्री राम राजनीति ने भी वोटों की गोलबंदी में बड़ी भूमिका निभाई और हिंदूवादी ब्रिगेड ममता बनर्जी की छवि राम विरोधी के तौर पर पेश कर रही है। बंगाल के मन मस्तिष्क को टटोलते हुए बीजेपी जय श्री राम से लेकर जय मां काली के नारे लगा सकती है। बंगाल देवी मां दुर्गा और काली की धरती है, जिन्हें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हाल में बंगाल में हनुमान मंदिरों की तादाद बढ़ी है। ममता बनर्जी समझ रही हैं कि वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के दम पर बंगाल की सत्ता में नहीं बनी रह सकती। ऐसे में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में ममता ने लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान कोई खास पाबंदी नहीं लगाई। बंगाल के सियासी अखाड़े में खड़ा हर महारथी अपनी सहूलियत और वोट बैंक के हिसाब से लोहा गर्म करने में लगा हुआ है। 90 के दशक में आरएसएस ने एक मिशन शुरू किया था। मिशन था बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में अपने दम पर बीजेपी की सरकारें बनाने का। 2025 में संघ अपनी स्थापना की 100वीं सालगिरह मनाने जा रहा है और अगर 2021 में बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया तो ये मिशन तकरीबन पूरा हो जाएगा। वैसे अभी लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन ये तय हो चुका है कि 2021 में देश की राजनीतिक दिशा बंगाल से ही तय होनी है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। निष्पक्ष खबर
सटीक विश्लेषण और आपके सरोकार रखने वाले मुद्दों पर मुखर आवाज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।